हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास हमारी सीटेट एग्ज़ाम के लिए मैराथन क्लास रहेगी, क्योंकि आज की क्लास में हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में समझेंगे हर क्लास की तरह। और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास में आपने कितना स्कोर किया। साथ में फ्रेंड्स, अदर जितनी भी क्लासेस मैंने आपको करवाई हैं उन सभी की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग जाकर एक बार चेकआउट ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और देखिए, आप जानते हैं एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है फ्रेंड्स, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करें ताकि आपका स्कोर एग्ज़ाम में बढ़ पाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और सीटेट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आजकल आपके यही बन रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि जितने भी मैंने आपको PYQs करवाए हैं आपने देखा था उनमें। तो आज का है सबसे पहला अभिकथन। एक बच्चा 11 महीने में चलना सीखता है जबकि दूसरा 15 महीने में चलना सीखता है। कारण है कि व्यक्तियों में विकास भिन्न भिन्न दरों पर होता है। तो आपको बताना है कि इसमें से क्या सही है। ए और बी दोनों सही हैं या ए सही है बी गलत है, इस तरीके से आपसे ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना होगा। देखिए, आप जानते हैं अगर आप दो बच्चों को कंपेयर करें, होता है कभी कभी एक बच्चा ऐसा होता है जो जल्दी बोलना सीख लेता है, तो दूसरा बच्चा जल्दी नहीं बोल पाता, कुछ टाइम बाद बोलना सीखता है। ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा है कि एक बच्चा 11 महीने में ही चलना सीख ले रहा है और वहीं कोई दूसरा बच्चा है वो 15 महीने में चलना सीखता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसका रीज़न यही होता है फ्रेंड्स कि व्यक्तियों में विकास की जो दर होती है ना, वो भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। यानी कि रेट ऑफ डेवलपमेंट इज़ डिफरेंट। ठीक है, जो आपका विकास का रेट है, दर है, वो हर व्यक्ति में अलग अलग होती है। इसीलिए तो कोई बच्चा जल्दी बोलना सीख जाता है तो कोई बच्चा जल्दी बोलना नहीं सीख पाता है, कोई बच्चा जल्दी चलना सीख लेता है तो कोई बच्चा जल्दी चलना नहीं सीख पाता है ना। ये चीज़ आपने देखी होगी। तो इसी को कहते हैं कि व्यक्तियों में जो विकास की दर होती है वो अलग अलग होती है और उसी की वजह से ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। ये यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यानी कि ये आपका अभिकथन और कारण दोनों सही हैं और ये जो आपका कारण है ये सही व्याख्या कर रहा है इस अभिकथन की। ठीक है, तो यस, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विकास निम्न में से किस पर निर्भर करता है? बताइए, डेवलपमेंट किस पर डिपेंड करता है? आनुवंशिक बनावट पर, भौतिक वातावरण पर या सामाजिक सांस्कृतिक कारक पर? ऑप्शन आपको दिए हैं कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन सही है या फिर सेकंड और थर्ड ऑप्शन सही है या फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सही है या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ऑप्शन सही हैं। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आप कह सकते हैं CDP का एक लड्डू क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए, जो डेवलपमेंट होता है ना व्यक्ति में, यानी कि विकास होता है, वो इन तीनों चीज़ों पर निर्भर करता है। जैसे सबसे पहले आनुवंशिक बनावट, आपका जो हेरिडिटरी, आप जानते हैं ना हेरिडिटरी जीनियस, आपने ये पढ़ा भी है। तो हेरिडिटी से हमें जो गुण मिले होते हैं वो हमारे विकास पर प्रभाव डालते हैं। जैसे आपने देखा होगा, ये हर किसी व्यक्ति में होता है, हमारी जो आइज़ का कलर होता है, हमारे जो हेयर का कलर होता है, वो सब हमें कहाँ से मिला है? वो सब हमें आनुवंशिकता से मिला है, हेरिडिटी से मिला है। ठीक है, आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके हेयर बहुत ज़्यादा ब्राउन होते हैं, तो अगर आप ऑब्जर्व करें तो उनके जो पेरेंट्स हैं ना, मम्मी पापा, उनमें से भी किसी ना किसी के हेयर का कलर ब्राउन रहा होगा। ठीक है, तो यही जो गुण होते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। इसी को हम कहते हैं आनुवंशिक बनावट। ठीक है, तो ये जो होता है हमारा, ये हमारे डेवलपमेंट में तो प्रभाव डालता ही है। जैसे हमें जीन्स मिले होते हैं वैसी चीज़ें हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भौतिक वातावरण। आपके आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं, आपका जो फिजिकल एनवायरनमेंट हम ये कह सकते हैं। जैसे आपके आसपास में जो खेत हैं, झरने, पेड़ पौधे, पत्थर, ये सारी चीज़ें हमारे विकास पर प्रभाव डालती हैं। अब कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके आसपास बहुत हरा भरा खेत है, ठीक है, उसमें अलग चीज़ें डेवलप होंगी। कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो बहुत बड़ी सिटीज़ में रहते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग्स हैं, फ्लैट्स हैं, वो चीज़ें होती हैं, तो उसका डेवलपमेंट अलग तरीके से होगा। ठीक है, तो यही होता है, जो विकास होता है वो हर व्यक्ति का अलग अलग होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हर व्यक्ति को अलग अलग मिली होती हैं। नेक्स्ट है सामाजिक सांस्कृतिक कारक। हर व्यक्ति का जो समाज है, संस्कृति है, वो भी अलग अलग होता है। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे समाज में रहते हैं, ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पर उन्हें ये सिखाया जाता है कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको नमस्ते करना चाहिए।
वहीं एक व्यक्ति ऐसा है जो ऐसे एनवायरनमेंट में रहता है जहाँ पर बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करी जाती है। तो हो गया ना, हर व्यक्ति का जो विकास है अलग अलग हो गया। एक व्यक्ति के अंदर अलग गुण आ जाएंगे, दूसरे व्यक्ति के अंदर अलग तरीके के गुण होंगे। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया में जो प्रत्येक व्यक्ति है वो क्या है, अपने आप में यूनिक होता है, अलग होता है। तो हर किसी की संस्कृति और जो समाज है वो अलग होता है, तो इसका प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। तो इसीलिए हम कहते हैं जो हमारा डेवलपमेंट है, विकास है, वो इन तीनों चीज़ों पर निर्भर करता है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अवस्था में प्रतीकात्मक खेल बढ़ता है तथा संज्ञानात्मक विकास को समर्थन देता है? बताइए ऐसा कौन से स्टेज में होता है? पहला है शैशवावस्था में, यानी कि इन्फेंसी की स्टेज में। दूसरा है प्रारंभिक बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड। तीसरा है मध्य बाल्यावस्था यानी कि मिडिल चाइल्डहुड। और चौथा है किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस। तो देखिए आपसे पूछा है प्रतीकात्मक खेल कहाँ पर बढ़ते हैं और संज्ञानात्मक विकास को वो समर्थन देता है। तो ऐसा होता है फ्रेंड्स आपका कहाँ पर, प्रारंभिक बाल्यावस्था में। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में ये सारे गुण आपके आ जाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है और काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। अब रिपीट हो चुका है ऐसा नहीं कि मैंने दोबारा से लिया है, ये जो हम सेट लगा रहे हैं इसमें आपसे ये पूछा हुआ है। और क्योंकि आप जानते हैं सीटेट में मोस्टली क्वेश्चंस आपके रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, निम्न में से बच्चों के प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था कौन सी है? यानी कि जो बच्चे का सोशलाइजेशन होता है, सामाजिकरण होता है, एट फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट होता है, आपसे ये पूछा है। क्योंकि देखिए सामाजिकरण तो हर जगह से होता है बच्चे का। जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, वहाँ भी बच्चे का सामाजिकरण होता है। समाज में कहीं जा रहा है, या फिर कहीं वो पिकनिक पे गया है, कहीं घूमने गया है, या घर पे बैठ करके टीवी देख रहे हैं, वहाँ से भी सोशलाइजेशन होता है। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि प्राथमिक सामाजिकरण की संस्था, यानी कि बच्चे का जो प्राइमरी सोशलाइजेशन है, सबसे पहले सामाजिकरण है, वो कहाँ होता है? और ये मैंने आपको बहुत बार बताया है, वो होता है सबसे पहले आपका परिवार में, फैमिली में। अब ये कैसे होता है, देखिए जब बच्चे का जन्म होता है सबसे पहले वो फैमिली में जन्म लेता है। तो फैमिली में वो जिनके साथ रहता है, मम्मी पापा हो गए या भाई बहन हो गए, जितने भी फैमिली मेम्बर हैं, उनका प्रभाव बच्चे के ऊपर सबसे पहले और सबसे ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कहते हैं बच्चे का सामाजिकरण उसके परिवार से स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि फैमिली में लोग एक दूसरे से किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, ये चीज़ें बच्चा देखता है और धीरे धीरे उसको सीखता भी है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। और बाकी जो ऑप्शन है, सामाजिकरण यहाँ से भी होता है, लेकिन ये सामाजिकरण की क्या है, सेकेंडरी एजेंसीज हैं, यानी कि द्वितीयक संस्था होती हैं। ठीक है, लेकिन प्राथमिक संस्था होती है आपकी फैमिली यानी कि परिवार। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक 5 वर्ष की बच्ची यह तर्क करने में विफल रहती है, मतलब वो ये तर्क नहीं कर पाती है कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण गिलास से एक चौड़े बर्तन में स्थानांतरित किया जाता है तो पानी की मात्रा समान रहती है। तो पियाजे के अनुसार इसका क्या कारण हो सकता है? अब देखिए ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली जीन पियाजे की थ्योरी से आपसे पूछा हुआ है। और जब मैंने आपको पियाजे की थ्योरी पढ़ाई थी वहाँ पर ये चीज़ें डिटेल में समझाई थी मैंने। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि एक लड़की है जो कि 5 वर्ष की है और ये तर्क करने में विफल रहती है, मतलब वो सही तर्क नहीं कर पाती है। किस चीज़ के लिए? कि जब पानी को एक लंबे और संकीर्ण बर्तन में डाला जाता है और देखिए और एक चौड़े बर्तन में उसको स्थानांतरित किया जाता है, ऐसे मान लीजिए, तो पानी की मात्रा समान रहती है। आपने देखा होगा बच्चे जब छोटे होते हैं ना, सपोज करिए आप बच्चों को ये 2 बर्तन दिखाएंगे, इन दोनों में आपने वाटर भर दिया। ठीक है, अब आप अगर बच्चे से पूछोगे कि किस में ज़्यादा वाटर आया होगा तो बच्चा हमेशा इसको प्रेफरेंस देगा, कहेगा ये वाले बर्तन पे ज़्यादा पानी है। क्यों? क्योंकि ये दिखने में बड़ा लग रहा है, लंबा लग रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि ये दोनों ही सेम, इनका जो हम कहेंगे जैसे ये 5 ml है, ये भी 5 ml है, लेकिन बच्चे को नहीं पता 5 ml मतलब कितना होता है या 10 ml कितना होता है। वो बस बर्तन को देखेगा और उसे लगेगा कि ये वाला लंबा है तो इसमें ज़्यादा पानी है। इस तरीके के तर्क जब बच्चा लगाता है, वो ये नहीं देख पाता कि ये चौड़ा भी तो है, उसकी चौड़ाई को वो नहीं समझ पा रहा है। तो ऐसे जो स्टेज होती है बच्चे की, पियाजे के अनुसार इसका कारण क्या होता है? इसका कारण होता है फ्रेंड्स कि वह प्रतिवर्ती सोच नहीं रख पाता है। ठीक है, क्या नहीं कर पाता है? प्रतिवर्ती सोच। प्रतिवर्ती सोच मतलब होता है जैसे एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में आप सोच रहे हैं, वो चीज़ें रिवर्स होकर भी आ सकती हैं।
ये बच्चा यहाँ पर दिमाग नहीं लगा पाता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका वाइगोत्स्की से रिलेटेड है। और इससे इजी क्वेश्चन मैं बोलूँगी कि आपसे नहीं पूछा जा सकता है। देखिए सीटेट में ना लड्डू क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, स्पेशली सीडीपी में। अब ये मैं अपने मन से ऐसे ही नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैंने भी फ्रेंड्स दोनों पेपर दिए हैं, दोनों मेरे क्वालिफाई हैं। उसी के बेसिस पर मैं आपकी प्रिपरेशन भी करवाती हूँ। और आई एम सो ग्लैड फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स देख करके कि यस मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में भी आ रहा है, और आप लोग बहुत अच्छे पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं। तो आप सभी को थैंक यू सो मच। और फ्रेंड्स एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से प्रिपरेशन करिए, और जितना डीपली आप सीडीपी को समझेंगे ना, उतना अच्छा आप हर सब्जेक्ट की पेडागोजी को कर पाएंगे। और मोस्टली स्टूडेंट्स काफ़ी सारे हैं जिन्होंने पेड नोट्स भी मुझसे लिया हुआ है सीडीपी का, तो उनके व्हाट्सएप पे भी काफ़ी मैसेजेस आते हैं कि यस नोट्स बहुत अच्छे हैं, लास्ट टाइम पे बहुत हमको हेल्प मिल रही है। तो देखिए कंटिन्यूसली रिवाइज करते रहिए नोट्स को, ठीक है। और साथ में टैग वर्ड्स देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब ये टैग वर्ड्स क्या हैं और किस तरीके से अप्लाई करना है, ये सब तो मैंने टैग वर्ड वाली वीडियो में आपको समझाया है। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी फ्रेंड्स, उस प्लेलिस्ट का नाम है सीटेट जुलाई 2024 ऑल सब्जेक्ट टैग वर्ड। उसके अंदर मैंने 8 वीडियोस बनाई हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं है, 15-20 मिनट की हर एक वीडियो मिलेगी आपको। सारे सब्जेक्ट 8 सब्जेक्ट है ना आपके पेपर 1 और पेपर 2 को मिलाकर, तो सभी के टैग वर्ड मैंने अलग अलग आपको करवाए हैं। तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स भी आप लोगों का उस पर मिला है, क्योंकि वो ना एक आप ये कह सकते हैं कारगर ट्रिक है जो कि हर कोई यूज़ करता है, और उससे सच में आपका स्कोर बढ़ता भी है फ्रेंड्स पेडागोजी वाले पोर्शन में। और जो सीडीपी का टैग वर्ड मैंने करवाया है वो आई थिंक 1.5 लाख स्टूडेंट्स ऑलरेडी देख चुके हैं, और वो भी बहुत ही कम टाइम में। उस वीडियो को बनाए हुए मुझे लगभग 1 वीक हुआ है, और इतना अच्छा रिस्पॉन्स उसमें मिला है, क्योंकि फ्रेंड्स वो चीज़ ही ऐसी है। एक बार आप खुद देखिएगा, आपको खुद ही लगेगा कि यस ये जो टैग वर्ड है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बहुत टाइम वेस्ट कर दिया आपका, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो नए होंगे चैनल पर, तो उनको भी समझाना ज़रूरी था। तो चलिए देखते हैं, हमारा क्वेश्चन है लेव वाइगोत्स्की से रिलेटेड। अब देखिए मैंने आपको हमेशा बताया है, लेव वाइगोत्स्की से अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, आपके दिमाग में घूमना चाहिए लेव वाइगोत्स्की मतलब SCL। अब ये SCL क्या है? S फॉर सोसाइटी, C फॉर कल्चर, L फॉर लैंग्वेज, समाज, संस्कृति और भाषा। लेव वाइगोत्स्की इन 3 चीज़ों को सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। याद रखना है, समाज, संस्कृति, भाषा। ठीक है, इन 3 चीज़ों को सबसे ज़्यादा महत्व कौन देते हैं? वाइगोत्स्की देते हैं। उसके अलावा कोई भी नहीं देते हैं उतना ज़्यादा महत्व, पियाजे भी नहीं देते हैं, याद रखना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं की बनावट और हमारी संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में बदलाव किसके द्वारा होता है? बताइए, इनाम के द्वारा होता है, सांस्कृतिक उपकरण के द्वारा होता है, स्कीमा के द्वारा होता है, या संज्ञानात्मक द्वंद्व के द्वारा होता है? अभी मैंने आपको बताया था SCL, C फॉर कल्चर, संस्कृति, तो सांस्कृतिक उपकरण इज द राइट आंसर। ठीक है, वो जो लेव वाइगोत्स्की हैं वो यही कहते हैं कि जो सांस्कृतिक उपकरण है, या इसकी जगह लिखा होता भाषा, या इसकी जगह लिखा होता समाज, तो वो भी यहाँ पर आपका सही हो जाता, ध्यान रखना है। बाकी ये जो स्कीमा है इसकी बात कौन करते हैं? इसकी बात करते हैं पियाजे। ठीक है, इसकी बात कौन करते हैं? इसकी बात करते हैं जीन पियाजे, ध्यान रखिएगा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा मतलब होता है हमारे दिमाग में जो नॉलेज फिट होती है किसी भी चीज़ की। जैसे देखिए मैंने ये स्कीमा को एक वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था, तो उसमें एक का कमेंट ये आया था कि मैम आपने जो स्कीमा का एग्जाम्पल मुझे बताया है वीडियो में, सेम चीज़ मैं अपने एग्ज़ाम के लिए सोच रही हूँ, और मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि स्कीमा होता क्या है। तो इस तरीके से आप लोग देखिए, मैं आप लोगों को जो एग्जाम्पल देती हूँ ना किसी भी टॉपिक के, वो आप लोगों की लाइफ से कनेक्टेड ही होते हैं। और मोस्टली मैं कोशिश करती हूँ कि सीटेट के एग्ज़ाम पर ही वो जो एग्जाम्पल हैं वो उसी पर बेस्ड होने चाहिए, ताकि आप लोग कनेक्टिविटी बना पाएँ, और आप लोग बना भी पा रहे हैं। तो ये चीज़ देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। तो फिर से मैं आपको यही बताऊँगी, स्कीमा का जो एग्जाम्पल है, स्कीमा मतलब होता है हमारे दिमाग से रिलेटेड चीज़। ठीक है, सपोज करिए ये हमारा दिमाग है, ब्रेन है। हमारे ब्रेन में पॉकेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन होती हैं, या हम इसको कह सकते हैं पॉकेट्स ऑफ नॉलेज। जैसे अभी आप सीटेट एग्ज़ाम देने वाले हैं, आपके दिमाग में स्कीमा बना होगा कि सीटेट में मुझे पेपर 1 देना है या पेपर 2 देना है, जो भी आपको देना है। फिर आपके दिमाग में स्कीमा बना होगा कि ये सिलेबस है। उसके बाद स्कीमा बना होगा कि अलग अलग सब्जेक्ट का, जैसे CDP में इतने चैप्टर्स मुझे पढ़ने हैं,
फिर आपने देखा होगा इतने चैप्टर मैंने कवर कर लिए हैं, इतने चैप्टर और बचे हैं, फिर उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने निकाले होंगे। अच्छा ये मैंने कर लिया, ये मैंने कर लिया, अब मुझे बस प्रीवियस ईयर लगाना है, अब मेरी प्रिपरेशन फुल हो चुकी है। तो ये सब क्या कर रहे हैं, आप अपने दिमाग में स्कीमा बना रहे हैं, ठीक है। एक फ्लो चार्ट के थ्रू आप चीज़ों को समझ रहे होते हैं, ईजी से ईजी बनाकर चीज़ों को समझ रहे होते हैं, ठीक है। तो आपके दिमाग में ये जो चीज़ फिट होती है ना किसी भी काम को करने के लिए, जो एक तरीका होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। ध्यान रखना है हमेशा, क्योंकि ये जो स्कीमा वर्ड है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको इंग्लिश में भी स्कीमा ही कहते हैं और हिंदी में भी स्कीमा कहते हैं। इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग आप देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप सिर्फ हिंदी में बताती हैं, इंग्लिश में नहीं बताती हैं। तो देखिए कुछ वर्ड्स की जो इंग्लिश है वो भी सेम होती है हिंदी की तरह, ठीक है। तो स्कीमा की बात कौन करते हैं, जीन पियाजे करते हैं। स्कीमा मतलब क्या होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आप लोग समझ भी गए होंगे। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। वैसे डिटेल थियोरी मैं आपको ऑलरेडी करा चुकी हूँ। मैं हमेशा सोचती हूँ कि एक वीडियो में मैं आपको लगभग 60 क्वेश्चन तक करा दूँ, लेकिन हर क्वेश्चन को आपको समझाना भी पड़ता है मुझे, क्योंकि मुझे ये चीज़ सही नहीं लगती है कि मैं क्वेश्चन बोलते जाऊँ, आंसर बताते जाऊँ। वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं करती है, क्योंकि इस तरीके से ना मैंने पढ़ाई करी फ्रेंड्स, और ना मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग ऐसे पढ़ें। क्योंकि अगर आप ऐसे पढ़ेंगे ना तो सिर्फ आप रट रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं। हमेशा समझते हुए चलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कारक संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए इससे इजी क्वेश्चन आपको मिलेगा। अभी जस्ट बताया था ना, SCL समाज संस्कृति भाषा, मिल गया हमको भाषा, बस आंसर हो गया। इतना ईजी है, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ ट्रिक्स कुछ ऐसी होती है ना जो आपको याद रखनी है। और जिन्होंने नोट्स लिए हैं उन्होंने तो देखा ही होगा, मैंने सारे चीज़ों की ट्रिक जो है अलग से उनको बताई है। पियाजे की ट्रिक अलग होगी, वाइगोत्स्की में अलग ट्रिक होगी, ठीक है। चलिए तो देखिए संज्ञानात्मक विकास में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, भाषा है, ठीक। इसकी बात करते हैं वाइगोत्स्की। बाकी ये जो परिपक्वता, संगठन और संतुलन है, ये 3 चीज़ें संज्ञानात्मक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसा कौन कहता है, अगर ये पूछेंगे तो ऐसा कहते हैं जीन पियाजे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्षा कक्ष की विशेषता है। कौन सी कक्षा कक्ष में क्या होता है, समूह में चर्चा होती है और जो टीचर स्टूडेंट का संबंध है वो क्या है, पॉजिटिव होता है, सकारात्मक होता है। तो ऐसी कक्षा कक्ष की विशेषता क्या है ये पूछा है। पहला है प्रगतिशील कक्षा कक्ष, दूसरा है पाठ्यपुस्तक केंद्रित कक्षा कक्ष, तीसरा है व्यवहारवादी और चौथा है शिक्षक केंद्रित। तो देखिए ये जो विशेषता है ना, ये है आपकी प्रोग्रेसिव क्लासरूम की, यानी कि प्रगतिशील कक्षा कक्ष की। इसमें क्या होता है, इसमें सभी बच्चों को एक साथ बिना भेदभाव के पढ़ाया जाता है और बच्चों को ग्रुप में चीज़ें सीखने को कहा जाता है, यानी कि बच्चों के ग्रुप बना करके समूह में आपस में चर्चा करके बच्चों को सीखने को कहा जाता है। और इसमें क्या होता है, जो ग्रुप्स बनते हैं ऐसा नहीं कि सिर्फ स्टूडेंट के ही बनेंगे, यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट के बीच में भी इंटरेक्शन होता है, अंतःक्रिया होती है। जैसे अगर बच्चे को कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो बच्चा टीचर से पूछ सकता है। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में ये जो इंटरेक्शन होता है ये हमारा प्रगतिशील कक्षा कक्ष में होता है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बाल केंद्रित कक्षा कक्ष में विद्यार्थी कैसे होते हैं बताइए। ऐसा कक्षा कक्ष जहाँ पर बच्चे केंद्र में होंगे। बच्चे केंद्र में होंगे कहने का मतलब है कि बच्चों को आप जो भी चीज़ें पढ़ा रहे हैं बच्चे के हिसाब से पढ़ाएंगे। जैसे आप देखेंगे बच्चे की नीड, उसकी एज, उसका मेंटल लेवल, उसकी रुचि, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे। अगर बच्चे की रुचि आज किसी चैप्टर को पढ़ने में नहीं है तो उस दिन आप उस चैप्टर को नहीं पढ़ाएंगे, उस दिन आप कुछ और पढ़ा सकते हैं। तो यही होता है हमारा बाल केंद्रित कक्षा कक्ष, जहाँ पर बच्चे की सारी आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके बच्चों को शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो ऐसी कक्षा कक्ष में जो विद्यार्थी हैं वो कैसे होते हैं, अपने स्वयं के सीखने में ज़्यादा भूमिका नहीं रखते हैं, नहीं, बल्कि वो खुद से सीखने में भूमिका रखते हैं। नेक्स्ट है ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, ये तो ठीक लग रहा है। फिर है कोरी पट्टी के रूप में देखा जाता है। देखिए कोरी पट्टी के रूप में मतलब होता है ब्लैंक स्लेट। आप ये मान रहे हैं कि बच्चा एक ब्लैंक स्लेट है, कोरी पट्टी है, उसको कुछ भी नहीं आता है, मतलब वो घर से उठ करके विद्यालय आया है बिना कुछ लिए हुए, इसका मतलब होता है कोरी पट्टी। तो ऐसा नहीं होता है कभी भी। एक बच्चा जब स्कूल में आता है आप देखते होंगे घर से वो कुछ ना कुछ ज़रूर सीख कर आता है, भले ही पढ़ना लिखना नहीं सीखा है, लेकिन आप नोटिस करिएगा वो अपने घर की लैंग्वेज बोलना ज़रूर सीख करके आता है। थोड़ा बहुत उसे वो चीज़ें बोलनी आती हैं, वो भाषा बोलनी आती है जो उसके घर में बोली जाती है, ठीक है। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे कोरी पट्टी होते हैं।
नेक्स्ट है निष्क्रिय रूप से शिक्षकों का अनुकरण और अनुसरण करते हैं। देखिए निष्क्रिय मतलब होता है जब बच्चे का मन नहीं है किसी चीज़ में, बिना मन के ज़बरदस्ती आप उसे बिठा रहे हैं, तो ऐसा बाल केंद्रित कक्ष में बिल्कुल नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जो बाल केंद्रित कक्ष होती है, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम होती है, वहाँ पर बच्चे ज्ञान के सक्रिय निर्माता होते हैं, यानी कि बच्चे मन लगा करके रुचि से पढ़ते हैं, क्योंकि बच्चों को पढ़ाया ही तभी जाता है जब बच्चे का मन हो पढ़ने में। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोहलबर्ग के किस चरण में व्यक्ति तर्क करते हैं कि, देखिए कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, उसी से क्वेश्चन पूछा है कि किस चरण में बच्चे ये तर्क करते हैं कि सही कार्यवाही विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है। ऐसे कौन सी स्टेज में है? पहला है अच्छी लड़की अच्छा लड़का अभिविन्यास, दूसरा है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, तीसरा है सामाजिक व्यवस्था बनाने का अभिविन्यास, और चौथा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। सार्वभौमिक मतलब होता है यूनिवर्सल, जो कि सभी के लिए है। सही कार्यवाही विवेक के स्वचुने हुए नैतिक सिद्धांतों द्वारा परिभाषित की जाती है, और ये हर किसी के लिए है, ये सिर्फ एक के लिए नहीं है। इसी को हम कहते हैं सार्वभौमिक, यानी कि यूनिवर्सल। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हार्वर्ड गार्डनर से रिलेटेड है, और आप जानते हैं हार्वर्ड गार्डनर ने क्या दिया था? बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, और इन्होंने कहा था बुद्धि 8 प्रकार की होती है, याद रखेंगे। ठीक है, एज इट इज़ सीटेट में पूछा हुआ है एक बार ये कि बुद्धि 8 प्रकार की होती है, और बुद्धि का बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया? आप कहेंगे हार्वर्ड गार्डनर ने दिया। तो क्वेश्चन है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार वह व्यक्ति जिनमें दूसरों की मंशाओं, भावनाओं और व्यवहारों को समझने व उनके साथ संबंध बनाने की क्षमता होती है, उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? मतलब ऐसी बुद्धि किस व्यक्ति में होती है जो दूसरे को समझ पाए, दूसरे की इमोशन को समझ पाए, दूसरे के बिहेवियर को समझ पाए, दूसरे के साथ जो रिलेशन है वो समझ पाए, मतलब दूसरे को पढ़ पाए। ऐसे व्यक्ति के अंदर कौन से प्रकार की बुद्धि होती है, ये पूछा है। तो ऐसे व्यक्ति में होती है फ्रेंड्स अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। ठीक है, यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। नोट कर लीजिए, इंग्लिश में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस जिस व्यक्ति के अंदर होगी वो दूसरे व्यक्ति को, यानी कि सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से समझ पाएगा। सामने वाले व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है, उसके अंदर कैसे इमोशन है, कैसे उसको अपने वश में करना है, ये चीज़ें वो व्यक्ति जानता होगा जिसके अंदर इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अच्छी होगी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगर अंतःवैयक्तिक की हम बात करें तो अंतःवैयक्तिक बुद्धि जिसके अंदर अच्छी होती है ना, वो व्यक्ति खुद को बहुत अच्छे से समझ पाता है। ठीक है, बाकी प्रकृतिवादी बुद्धि ऐसे व्यक्ति जिनको प्रकृति यानी कि नेचर से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, जैसे जूलॉजिस्ट होते हैं, हमारे बायोलॉजिस्ट होते हैं, तो उनके अंदर प्रकृतिवादी बुद्धि अच्छी होती है। ऐसे ही स्थानिक बुद्धि यानी कि स्पेशल इंटेलिजेंस उन व्यक्तियों में होती है जो जगह को देख करके कुछ ना कुछ क्रिएट करना जानते हैं, जैसे मूर्तिकार हैं। ठीक है, जैसे आर्किटेक्ट हैं, आप उनको जगह दिखा दीजिए, स्पेस दिखा दीजिए, उसको देख करके वो खुद ही एक आप कहेंगे इमारत खड़ी करने को वो भी कर देंगे। ठीक है, तो ये होती है स्थानिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्वैयक्तिक यानी कि इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होती है। दूसरा है स्कूल की भाषा में न बोलने पर उन पर जुर्माना लगाना चाहिए, नहीं। उन्हें स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा होती है, उन्हें अपनी मातृभाषा में बिल्कुल भी नहीं बोलने देना चाहिए, ये तो बिग नो हो गया। उनके माता पिता को घर पर भी स्कूल की भाषा का प्रयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए, नहीं। देखिए, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं ना, तो उनकी जो मातृभाषा है उसको महत्व देना है, उसको एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं कहना है कि आप अपनी घर की लैंग्वेज स्कूल में नहीं बोल सकते, ये सब नेगेटिव चीज़ें होती हैं। ठीक है, सीटेट के अकॉर्डिंग, और आपको सीटेट को क्वालिफाई करना है, तो इसीलिए ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी। तो अगर बच्चा स्कूल में आकर अपनी मातृभाषा में बात कर रहा है तो उसे करने देना है, उसको सपोर्ट करना है, ना कि ऐसा बोलना है कि आप मातृभाषा में बात मत करो, ऐसा नहीं करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा कि जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण होती है। जब बच्चा अपनी घर की भाषा में बात करेगा तो मतलब क्या है, वो खुद को एक्सप्रेस कर रहा है, अभिव्यक्त कर रहा है। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट होता है, तो इसीलिए ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लड़कों को उपहार में खेलने के लिए अक्सर कार और यांत्रिक ब्लॉक, लड़कियों को गुड़िया और चित्रकारी के संसाधन दिए जाते हैं। यह अनुपयुक्त प्रथा क्या दर्शाती है? अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जब लड़कों को खेलने के लिए टॉय देने की बात हो रही है तो उनको कार दिया जा रहा है, कुछ यंत्र दिए जा रहे हैं, कुछ टूल्स दिए जा रहे हैं, और जब लड़कियों के खेलने की बात हो रही है तो उन्हें डॉल दी जा रही है, गुड़िया दी जा रही है। तो ये क्या है? सीधे सीधे ये आपका जेंडर पक्षपात है, जेंडर बायसनेस है, जहाँ पर लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जा रहा है। आपने देखा होगा फ्रेंड्स, ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, मोस्टली इतने ऐसे ही पेरेंट्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत होते हैं, लेकिन जब बच्चे के अंदर जो सोच होती है ना, वो डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है अपने घर से। जब वो छोटा बच्चा होता है, जब उसे पता ही नहीं होता दुनिया में क्या चीज़ सही है क्या गलत है, तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं अनफॉर्चुनेटली वही बच्चों के अंदर ये चीज़ें डाल देते हैं कि लड़के और लड़कियों में भेदभाव हो रहा है। वो कैसे? वो चीज़ ना पेरेंट्स को खुद भी नहीं पता होती है। आपने देखा होगा, एक घर में अगर 2 बेबी हैं छोटे, और पेरेंट्स अगर उनके लिए टॉय खरीदने जाते हैं तो मोस्टली पेरेंट्स क्या करते हैं, अपनी बेटी के लिए डॉल खरीद के लाते हैं, अपनी बेटी के लिए किचन का सामान लेकर आते हैं, ठीक है। और अगर बेटा है उनका तो बेटे के लिए कार लेके आएंगे, बेटे के लिए एक ट्रक उठा के ले आएंगे एज अ टॉय, ठीक है, या फिर एक टेडी बियर ले आएंगे। तो यहाँ से पेरेंट्स को खुद भी नहीं पता होता है कि हम ये चीज़ क्या कर रहे हैं। तो बचपन से ही ये जो भेदभाव वाली चीज़ें हैं ना, यही चीज़ें देख करके बच्चों के दिमाग में ये फिट हो जाता है कि मैं लड़की हूँ, दैट मीन्स मुझे घर के काम करने हैं, किचन संभालना है, और मैं लड़का हूँ, दैट मीन्स मुझे बाहर जा कर के जॉब करनी है और पैसे कमा के लाने हैं। तो ये जो जेंडर भेदभाव है इस क्वेश्चन में ये यही दर्शा रहा है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं होता है फ्रेंड्स, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, और जितना हो सके लोगों को आप समझा भी सकते हैं, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जेंडर पक्षपात हो जाएगा। बाकी जेंडर स्थिरता, स्थिरता मतलब होता है जेंडर कॉन्स्टेंसी। जब बच्चे को ये पता चल जाता है कि जो हमारा जेंडर है वो कांस्टेंट है, उसको इजीली हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे जेंडर हमारे 3 टाइप के होते हैं, एक हमारा मेल फीमेल हो गया, और तीसरा हमारा ट्रांसजेंडर, जिसको हम थर्ड जेंडर के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चा समझ जाता है कि हम, जैसे मैं लड़का हूँ, मेरा ये जेंडर है, तो मैं अपना जेंडर चेंज नहीं कर सकता। जैसे मैं कपड़े चेंज करता हूँ वैसे मेरा जेंडर चेंज नहीं हो सकता। ये चीज़ जब बच्चा समझने लगता है तो हम कहते हैं क्या है वो? जेंडर कॉन्स्टेंसी में आ चुका है, जेंडर स्थिरता है। नेक्स्ट है जेंडर समता। जेंडर समता मतलब होता है लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव ना करना, ठीक है। जैसे लड़कियों को ट्रीट किया जा रहा है सेम वैसे ही लड़कों को भी ट्रीट किया जाए, ये होता है जेंडर समता। और जेंडर सशक्तिकरण तो आप जानते ही हैं, एम्पावरमेंट, उसको स्ट्रॉन्ग करना, ठीक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो गया, जेंडर पक्षपात। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक शिक्षिका को बच्चों के अपने आप से बात करने यानी कि व्यक्तिगत वाक को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? आपने देखा होगा बच्चे खुद से आपस में कभी कभी बात करने लगते हैं, खुद से। जैसे आप लोग भी करते होंगे, जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप खुद से बात करते होंगे कि हाँ ये जीन पियाजे का मैंने पढ़ लिया, ये मुझे समझ में आ गया है, अब इसके मुझे प्रीवियस ईयर लगाने हैं, ओके ये टॉपिक मेरा स्ट्रांग हो गया है, अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे चलती हूँ या नेक्स्ट स्टेप पर चलता हूँ। तो हम क्या करते हैं? खुद से बातचीत कर रहे होते हैं, खुद को दिशा दे रहे होते हैं। तो यहाँ पर पूछा है कि एक शिक्षिका को, जब बच्चे खुद से बातचीत कर रहे होते हैं तो शिक्षिका को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए? सबसे पहली बात, ये एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिव चीज़ होती है। इससे हम खुद को क्या करते हैं? डायरेक्शन दे रहे होते हैं, दिशा दे रहे होते हैं, है ना। ऐसे सारे सभी लोग करते हैं, जब भी पढ़ाई करते हैं तो खुद से बातचीत करते ही हैं। कोई मन ही मन करते हैं तो कोई थोड़ा सा ज़ोर से बोल करके करते हैं। तो शिक्षिका को क्या करना चाहिए? शिक्षिका को हतोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यह आत्मकेंद्रियता को बढ़ावा देता है? नहीं। हतोत्साहित करना मतलब उसको नकारना चाहिए, ये यहाँ से एलिमिनेट हो गया ऑप्शन। उसे हतोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इसके द्वारा बच्चा अलग खुद का ध्यान भंग करता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, बल्कि इस चीज़ को तो प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है? खुद को दिशा दे रहा होता है। थर्ड है, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे स्वनियमन सुसाधित होता है। और चौथा है, उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। तो देखिए प्रोत्साहित दोनों में है, लेकिन इसमें कह रहा है कि शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, इसलिए नहीं, बल्कि जो हमारा व्यक्तिगत वाक होता है, जिसे हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं, उसको प्रोत्साहित इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे स्वनियमन सुसाधित होता है। बच्चे खुद से अकेले में पढ़ना सीखते हैं, ठीक है, और खुद को दिशा देने की कोशिश भी करते हैं। तो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कक्षा में सवाल पूछने के संदर्भ में सही नहीं है?
कौन सा सही नहीं है, नेगेटिव क्वेश्चन आपसे पूछा है। पहला है विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना है। दूसरा है विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछने से विद्यार्थियों को समालोचनात्मक चिंतन में मदद मिलती है। ये तो सही है। समालोचनात्मक चिंतन मतलब होता है फ्रेंड्स क्रिटिकल थिंकिंग, जहाँ पर बच्चा सोच पाए कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ इसके क्या प्लस पॉइंट हैं, क्या माइनस पॉइंट हैं, क्या सही है क्या गलत है, इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो ये वाला जो चिंतन है ना बच्चे के अंदर डेवलप करना होता है, ये पॉजिटिव है। नेक्स्ट है विद्यार्थियों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ये भी ठीक है। वह प्रश्न जो विवेचन और अनुप्रयोग पर आधारित होते हैं उच्चतर श्रेणी के चिंतन कौशलों को बढ़ावा देते हैं। जी हाँ, बच्चों के अंदर हमें उच्चतर जो चिंतन होता है उसको विकसित करना होता है। तो ये तीनों ऑप्शन सही हैं, लेकिन एक ऑप्शन सही नहीं है जो कि ऑप्शन ए है। विद्यार्थियों से प्रश्न के उत्तर पूछने का मुख्य उद्देश्य उनका परीक्षण करना। सिर्फ परीक्षण करना नहीं होता है, बल्कि ये पता लगाना कि बच्चे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो उन्हें आप दूसरी टीचिंग मेथड से पढ़ा सकते हैं, ये उद्देश्य होता है। लेकिन इसमें कह रहा है सिर्फ परीक्षण करना, सिर्फ उनका टेस्ट लेना उद्देश्य है, तो ऐसा नहीं होता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में नॉट पूछा है, नहीं पूछा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आज की क्लास में आपने कितना स्कोर किया, क्योंकि आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समावेशी शिक्षा में लिए निम्न में से कौन सहायक है। ओके, समावेशी शिक्षा के लिए कौन सा सहायक है। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, ये मैंने आपको पढ़ाया है बहुत बार। इसमें क्या होता है कि बच्चों को शिक्षा दी जाती है बिना भेदभाव के। आप जानते हैं स्कूल के बाहर की दुनिया हर बच्चे की अलग अलग होती है, हर बच्चे का समाज अलग होता है, हर बच्चे की संस्कृति अलग होती है, हर बच्चे की जो आर्थिक स्थिति है वो अलग होती है, हर किसी के घर के फैमिली मेम्बर अलग होते हैं, फैमिली मेम्बर का रिएक्शन बच्चों के लिए हर किसी का अलग अलग होता है। लेकिन जब बच्चा स्कूल में आ गया है ना, तो सभी बच्चों को एक समान नज़र से देखना है और एक समान रूप से ट्रीट करना है। ये काम होता है एक शिक्षक का, एक टीचर का। ठीक है, और यही है हमारी समावेशी कक्षा, जहाँ पर सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है बिना भेदभाव के। तो आपसे पूछा है कि कौन सा सहायक है। पहला है विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना, यानी कि एक दूसरे के प्रति कंपटीशन की भावना पैदा करना, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, लचीला पाठ्यक्रम और अनम्य स्कूल कैलेंडर। देखिए, लचीला पाठ्यक्रम ठीक है, लेकिन हाँ, अनम्य स्कूल कैलेंडर ये यहाँ पर सही नहीं होगा। थर्ड है विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उचित समायोजन। चौथा है सख्त शिक्षक केंद्रित शिक्षा शास्त्र नहीं। सख्त यानी कि बहुत ज़्यादा रिजिड बना रहे हैं, कठोर, ऐसा नहीं करना है। तो समावेशी शिक्षा में क्या होता है, विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुसार उनको पढ़ाया जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया, बिना भेदभाव के बच्चों को पढ़ाना और बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार, उनके लेवल के अनुसार, उनके इंटरेस्ट के अनुसार पढ़ाना, जिससे कि क्लासरूम आपकी बोरिंग नहीं होगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है, बताइए। ऑप्शन है गुणज वैकल्य, दूसरा है पठन वैकल्य, तीसरा है भाषा वैकल्य, चौथा है गति समन्वय वैकल्य। आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति के हाथ से आंख के तालमेल, संतुलन और शारीरिक निपुणता की क्षमता को प्रभावित करता है। तो सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा, ये क्या है, गति समन्वय वैकल्य है। यानी कि बॉडी मूवमेंट में बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है, बॉडीली हम कह सकते हैं डिसेबिलिटी है। ठीक है, अक्षमता है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जो आप देख रहे हैं ये भी आपसे सीटेट में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे गुणज वैकल्य क्या होता है, जब बच्चे को मैथ्स में कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम होती है, उसे हम कहते हैं गुणज वैकल्य। पठन वैकल्य मतलब होता है जब बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। भाषा वैकल्य मतलब होता है जब बच्चे को बोलने में, भाषा को सुन करके समझने में प्रॉब्लम आती है, तो वो भाषा वैकल्य हो गया। ठीक है, तो ये तीन भी याद रखने हैं और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उन विद्यार्थियों के सफल समावेशन के लिए जिन्हें दृष्टिबाधिता है, एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। देखिए, जो बच्चे देख नहीं पाते हैं उनके लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए, ये पूछा है। पहला है आसपास की चित्र रूपी सामग्री में मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ना चाहिए। दूसरा है इन विद्यार्थियों को हस्तलिखित नोट्स देने चाहिए। अब देखिए, बच्चे दृष्टिबाधित हैं, देख नहीं पा रहे हैं, और अगर आप उन्हें हाथ से नोट्स लिखने को कहेंगे तो ये गलत बात है, क्योंकि वो देख नहीं पाते हैं। तो उनको सुनने वाली चीज़ें, जिसमें कि वो बोल पाएँ और सुन पाएँ, ऐसी एक्टिविटीज़ करवानी चाहिए। विषय वस्तु को पढ़ने के लिए केवल ब्लैक बोर्ड का प्रयोग करना चाहिए नहीं, क्योंकि वो देख नहीं पा रहे हैं, दृष्टिबाधित हैं, और आप ऐसा करेंगे तो ये सही नहीं है।
उन्हें स्कूल के एक अलग संकाय में दाखिला बिल्कुल भी नहीं। समावेशी शिक्षा क्या कहती है? सभी बच्चों को एक साथ इंक्लूड करके पढ़ाना है, चाहे बच्चा दृष्टिबाधित हो, चाहे बॉडीली उसको कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सभी बच्चों को एक समान रूप से पढ़ाना है नॉर्मल बच्चों के साथ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगर बच्चा दृष्टिबाधित है तो आसपास की जो चित्रकारी सामग्री है ना, उसमें मौखिक स्पष्टीकरण जोड़ दीजिए, यानी कि आप मुंह से बोल करके एक्सप्लेन करिए, क्योंकि जो बच्चे देख नहीं पा रहे हैं, जो दृष्टिबाधित हैं, वो सुन तो सकते हैं, सुन करके वो चीज़ों को सीख सकते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेश के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए? बचना चाहिए पूछा है, ठीक है, क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए मतलब। पहला है, उनके दैनिक जीवन और परिवेशन से उदाहरण शामिल करने चाहिए, ये तो सही है। हम जब भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको ऐसे एग्जाम्पल देने चाहिए जो उनके दैनिक जीवन से कनेक्टेड हों, यानी कि उनकी डेली लाइफ से रिलेटेड हों। जैसे मैं आपको कोई एग्जाम्पल देती हूँ तो मैं ऐसे एग्जाम्पल देती हूँ जो नॉर्मली डे टू डे लाइफ में आपके सामने वो चीज़ें हो रही होती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें करनी चाहिए, तभी तो बच्चा कनेक्टिविटी बना पाएगा, जैसे आप लोग भी मुझसे कनेक्टिविटी बना पाते हैं। और इस बीच आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है फ्रेंड्स सीटेट की क्लासेस को, एंड आगे भी हम सीटेट की जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू रखेंगे। इस बार थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज थी मुझे भी, क्योंकि अदर वर्क्स भी रहता है लेकिन नेक्स्ट टाइम से हम और अच्छी कोशिश करेंगे, थ्योरी वाला सेक्शन भी अच्छे से कवर करेंगे। ठीक है, वैसे इस बार मैंने जो आपको प्रीवियस ईयर करवाए हैं ना, उन सभी में आपकी थ्योरी भी कवर होती जा रही है, क्योंकि मैं आपको हर क्वेश्चन को डिटेल में समझा ही रही हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को महत्व और सम्मान देना चाहिए। डेफिनेटली, बिल्कुल देना चाहिए। नेक्स्ट है, पाठ्यक्रम में उनकी संस्कृति में प्रचलित लोकगीत और गीतों को शामिल करना चाहिए। हाँ, ये भी करना चाहिए। नेक्स्ट है, उन संप्रदायों को पढ़ाना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह अप्रासंगिक हैं। अप्रासंगिक है मतलब उनके जीवन से वो संबंधित हैं ही नहीं, तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो किस चीज़ से बचना चाहिए? इसी से हमको बचना है, तो डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आ गया एक और क्वेश्चन आपका, अधिगम अक्षमता से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? पहला है, ध्यान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकास, यानी कि लंबी अवधि की फिल्में दिखाएं। ठीक है, पहला। दूसरा है, स्वलीनता, जितना हो सके एक ही समय, दिनचर्या या सारणी। तीसरा है, पठन वैकल्य, जटिल गणना पर आधारित प्रश्न दें। चौथा है, वाक बाधिता, यानी कि मूल्यांकन के लिए केवल भौतिक, एक सेकेंड, ठीक है, मूल्यांकन के केवल मौखिक रूप को स्वीकार करें। तो आपको बताना है कि कौन सा युग्म यहाँ पर सही है। तो देखिए हम यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा स्वलीनता, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑटिज्म। ठीक है, ऑटिज्म मतलब ये होता है, ऑटिज्म मतलब ये होता है कि जैसे बच्चे संप्रेषण नहीं कर पाते हैं, लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं। जैसे कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो अकेले रहना पसंद करते हैं, समाज में नहीं जानते हैं, तो उनके अंदर मोस्टली क्या होता है ना, ऑटिज्म पैदा हो जाता है, स्वलीनता विकार आ जाता है। यानी कि वो समाज में जाना पसंद नहीं करते हैं, लोगों से बातचीत नहीं करते हैं, तो उनका जो सामाजिक व्यवहार है वो पूरी तरीके से खुल नहीं पाता है, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो ऑटिज्म है, जितना हो सके ऐसे बच्चों के लिए एक ही समय सारणी या दिनचर्या का होनी चाहिए, बनाना चाहिए। ठीक, बाकी ये जो आपका ध्यान न्यूनता अति सक्रियता विकास है, ये क्या होता है? विकास नहीं बल्कि विकार होगा ये, क्योंकि ये एक अधिगम विकार होता है जिसे हम अक्षमता भी कहते हैं एक प्रकार की। तो ये आपसे बहुत पूछा जाता है, सबसे ज़्यादा ये वाला। इसको हम इंग्लिश में शॉर्ट में कहते हैं ADHD, यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ध्यान न्यूनता अति सक्रियता विकार। इसमें क्या होता है, बच्चा जो है एक ही जगह पर लंबे टाइम तक नहीं बैठ पाता है, मतलब वो कुछ ना कुछ, वो हाइपर एक्टिव होता है, हर टाइम कुछ ना कुछ करने की उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी होती है, लेकिन वो एक विकार माना जाता है। जैसे अगर आप बच्चे को 2 घंटे तक बिठा दें, आप कहें कि आप 2 घंटे तक पढ़ो, तो बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, ध्यान वो केंद्रित नहीं कर पाता है। ज़्यादा लंबे टाइम तक जब बच्चा एक ही जगह पर ध्यान केंद्रित ना कर पाए तो उसे होता है ADHD। ठीक है, और पठन वैकल्य क्या होता है? जब बच्चे को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है। वाक बाधिता तो आप जानते ही हैं, जब बच्चा बोल नहीं पाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने आपको एक वीडियो में ना फुल फॉर्म करवाए हुए हैं, वो वीडियो एक बार आप ज़रूर देखिएगा एग्ज़ाम से पहले,
क्योंकि उसमें मैंने सारे फुल फॉर्म आपको करवा दिए हैं जो सीटेट में पूछे जाते हैं। ADHD है, अभी ये जो ADHD आया है ना, यहाँ से मुझे याद आया, ADHD है आपका, SLT है, CLT है, MIL है, LAD है, LAC है। अब आप कहेंगे ये सब क्या हैं, तो ये सब एक कुछ टर्म्स हैं फ्रेंड्स जिनके फुल फॉर्म आपको याद रखने हैं। जैसे परख है, NEP के अंदर आता है, तो वो सब मैंने आपको एक वीडियो में इंक्लूड करके करवा दिए हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देख भी चुके हैं। अगर आपको उस वीडियो का लिंक ना मिले तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा दूंगी। बस एक बार आप अगर उस वीडियो को देखेंगे आपके फुल फॉर्म सारे कवर हो जाएंगे। उसके बाहर आपसे फुल फॉर्म नहीं पूछे जाते हैं सीटेट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन और कारण। शिक्षकों को निर्णय लेने में विद्यार्थियों को शामिल करना चाहिए और कक्षा में सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल। अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को सीधे स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है। अब आपसे कहा है क्या ये दोनों सही हैं या एक सही है एक गलत है। तो देखिए, अभिकथन तो बिल्कुल सही है कि जब शिक्षक कोई भी डिसीजन ले रहे हैं ना, तो विद्यार्थियों को उसमें शामिल करना चाहिए, ठीक, ताकि बच्चों की सक्रिय भागीदारी हो सके। जैसे आप बच्चों को कोई चैप्टर पढ़ाना चाहते हैं तो पहले आपने बच्चों से ये जानने की कोशिश करनी है कि उस चैप्टर को बच्चों का पढ़ने का मन है या फिर नहीं है। क्योंकि अगर मन नहीं होगा तो बच्चों की वहाँ पर सक्रिय भागीदारी नहीं हो पाएगी, और अगर बच्चों का मन होगा, रुचि होगी उसको पढ़ने में, तब सक्रिय भागीदारी बच्चों की वहाँ पर हो पाएगी। तो इसीलिए अभिकथन तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, लेकिन कारण यहाँ पर गलत है फ्रेंड्स। कारण कह रहा है कि अधिगम शिक्षक द्वारा विद्यार्थी को सीधे स्थानांतरित किया जाता है। जैसे ये कोई बर्तन है, बर्तन में पानी है और पानी को सीधे आप पलट दे रहे हैं इस खाली बर्तन में, ऐसा नहीं होता है कभी भी, ठीक है। जो ज्ञान आप बच्चों को दे रहे होते हैं ना, उसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों का इंपॉर्टेंट रोल होता है, दोनों में इंटरेक्शन होता है। ऐसा नहीं होगा कि बच्चे चुपचाप बैठे हैं, बस आप ज्ञान को भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, भरते जा रहे हैं, नहीं। तो इसीलिए कारण यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन में ए सही है, आर गलत है, वो हमको दिख रहा है ऑप्शन सी में। तो इसीलिए ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी निम्न में से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार मानते हैं। पहला है जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है, ठीक है। दूसरा है जो उनके लिए अस्पष्ट और अप्रासंगिक हो, मतलब जो चीज़ बच्चों को समझ ही नहीं आ रही है, उनके लिए स्पष्ट है ही नहीं। जो उनके लिए पूरी तरीके से अपरिचित है, जिसके बारे में वो जानते ही नहीं हैं। जो उनके वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर से बहुत परे है, मतलब उनके दिमाग से उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो नए ज्ञान के निर्माण में आधार क्या बनेगा, वही आधार बनेगा जो उनके द्वारा पहले से समझा और माना जाता है। जैसे आप बच्चों को नाउन का कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, तो जो नाउन के एग्जाम्पल हैं उनसे तो बच्चे पहले से ही परिचित होंगे। जैसे किसी व्यक्ति का नाम है, किसी प्लेस का नाम है, किसी थिंग, किसी वस्तु का नाम है, तो वो तो बच्चे जानते ही हैं ऑलरेडी। तो बस उन्हीं चीज़ों को जोड़ करके आप नाउन की डेफिनेशन पढ़ा दीजिए, तो हो गया ना। जो प्रीवियस नॉलेज बच्चों की थी वो क्या हुई, उससे कनेक्ट हुई और बच्चों को नए ज्ञान का निर्माण करने में ईजी हुआ। तो इसीलिए ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने के सामाजिक संदर्भ के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, नोट वाले क्वेश्चन भी काफ़ी सारे आपसे पूछे जाते हैं। पहला है संप्रेक्षण व अंतःक्रिया सीखने के लिए महत्वपूर्ण है, ये तो सही है। सीखने का सही कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किया जाता है। विद्यार्थी स्कूल में अपनी संस्कृति से बहुत सी समझ लेकर आते हैं, जी हाँ। जब विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हुए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं तो उनका अधिगम सुदृढ़ होता है, यानी कि स्ट्रांग होता है, प्रबलित होता है और परिष्कृत होता है, ये भी सही है। तो कौन सा सही नहीं है ये आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। एक सेकंड वेट करना पड़ेगा। हाँ, आ गया, ठीक है। तो कौन सा यहाँ पर आपसे पूछा है सही नहीं है। तो देखिए, ये कह रहा है सीखने का कार्य, सही कार्य व्यक्ति द्वारा उनके दिमाग में किया जाता है। तो देखिए, सीखने के लिए सिर्फ हमारा दिमाग ज़रूरी नहीं होता है, बल्कि हमारा दिमाग, हमारे संवेग और हमारा जो शारीरिक ढांचा है, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर सपोज़ करिए आपका दिमाग है किसी चीज़ को सीखने में, लेकिन आपका जो दिल है, आपका जो मन है, वो वहाँ पर नहीं है। आपका मन कहीं और है, दिमाग पढ़ाई में है, तो क्या आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको समझ में आएगा? नहीं। हो सकता है आप उसको रट रहे हो, 1-2 दिन तक याद रहे, लेकिन लंबे टाइम तक वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए कहते हैं सीखते हुए आपका दिल और दिमाग और जो आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है, वो सारी चीज़ें एक साथ एक जगह पर होनी चाहिए,
तभी आपका जो सीखना होगा वो एकदम सार्थक सिद्ध होगा। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है, यही हमारा सही नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार है, यानी कि बच्चे जो असफल होते हैं उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, ये पूछा है। पहला है असंदर्भित पाठ्यक्रम, दूसरा है विषय वस्तु को प्रस्तुत करने के विविध तरीके, ये तो पॉजिटिव है। अगर आप अलग अलग तरीक़ों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो इससे बच्चा असफल नहीं बल्कि सफल होगा। नेक्स्ट है विद्यार्थी केंद्रित गतिविधियाँ, ये भी असफलता नहीं बल्कि सफलता का एक मूल मंत्र है, जहाँ पर बच्चे खुद से एक्टिविटीज़ करते हैं, गतिविधि करके सीखते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का मान, ये भी पॉजिटिव चीज़ है, जहाँ पर बच्चों को उनकी नीड के अनुसार अलग अलग तरीके से पढ़ाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा असंदर्भित पाठ्यक्रम। यानी कि जो बच्चे असफल होते हैं ना, उसका रीज़न ये है कि जो पाठ्यक्रम है, आप जो सिलेबस बना रहे हैं वो सही नहीं है, वो बच्चे के अकॉर्डिंग आपने नहीं बनाया है। जैसे 4th क्लास का बच्चा है और अगर आप उसे 6th क्लास की चीज़ें पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली बच्चा यहाँ पर असफल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी उसका जो मेंटल लेवल है वो 6th क्लास तक का मैच्योर नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए जो असंदर्भित पाठ्यक्रम है वो बच्चे के असफलता के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी की डैश भागीदारी की आवश्यकता होती है। अगर आप चाहते हैं जो आप पढ़ा रहे हैं, जो लर्निंग आप करवा रहे हैं वो एकदम प्रभावी हो, इफ़ेक्टिव हो, अच्छी हो, तो बच्चे की कैसी भागीदारी होनी चाहिए, सक्रिय भागीदारी, आंशिक, विनम्र या निष्क्रिय। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सक्रिय भागीदारी। बच्चा एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। अब देखिए, एक्टिवली पार्टिसिपेट का मतलब ही ये होता है कि बच्चे का जब इंटरेस्ट होता है उस चीज़ को पढ़ने में, जब बच्चे का इंटरेस्ट होगा तभी तो वो अधिगम आपका क्या होगा, प्रभावी होगा। तो इसीलिए ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अधिसंज्ञानात्मक कौशल, देखिए अधिसंज्ञानात्मक मतलब होता है इंग्लिश में मेटाकॉग्निशन। ठीक है, तो मेटाकॉग्निशन जो स्किल हैं आपकी, चिंतन और अधिगम को नियमित करती हैं, संज्ञान और समस्या समाधान को प्रभावित नहीं करती हैं, केवल विषय वस्तु के रटने पर निर्भर हैं, या विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक विकास की देरी को दर्शाते हैं। तो बताइए अधिसंज्ञानात्मक कौशल क्या करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चिंतन और अधिगम को ये नियमित करते हैं। अब अधिसंज्ञानात्मक कौशल मतलब होता क्या है, इसको थोड़ा सा डीपली समझते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, ये जो मेटाकॉग्निशन है इसकी बात करते हैं जीन पियाजे। सिंपली आपसे पूछा हुआ एक बार सीटेट में, ये जो अधिसंज्ञानात्मक है इसकी बात कौन करते हैं, आप कहेंगे जीन पियाजे करते हैं। अधिसंज्ञानात्मक मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में जैसे हम सोच रहे हैं उसके बारे में दोबारा से सोचना कि जो हमने पहले सोचा वो सही सोचा या फिर नहीं सोचा। जैसे हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, उसके बारे में हम फिर से सोच रहे हैं कि जो हम जानते हैं वो सही जानते हैं या फिर नहीं जानते हैं। जैसे आपने पियाजे का कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है, आपको समझ में आ गया, पूरा चैप्टर आपने पढ़ लिया, उसके बाद आप सोच रहे हैं कि जो मैंने पियाजे की थ्योरी पढ़ी थी क्या वो सही थी या फिर नहीं थी। मतलब सोचने के बारे में भी सोचना, जानने के बारे में भी जानना। कोई चीज़ हो रहा है तो उसके बारे में फिर से सोच करके होने की कोशिश करना। जैसे इसको हम कहते हैं थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सोचने के बारे में सोचना। हम इसको कहते हैं नोइंग अबाउट नोइंग, जानने के बारे में और ज़्यादा जानना। तो यही होता है हमारा क्या, अधिसंज्ञानात्मक कौशल। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये चिंतन और अधिगम को नियमित करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रुटियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। जब बच्चे स्कूल में गलती करते हैं तो उसमें कौन सा कथन सही है। पहला है अधिगम प्रक्रिया में त्रुटियों की कोई भूमिका नहीं होती। दूसरा है एक शिक्षिका को विद्यार्थियों के त्रुटि करने के व्यवहार को इनाम और सजा देकर खत्म कर देना चाहिए। तीसरा है त्रुटियों पर चर्चा और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जा सकता है। और चौथा है विद्यार्थी अपनी त्रुटियों की स्वयं खोज और सुधार करने में सक्षम नहीं होते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जो त्रुटियां होती हैं ना, मिस्टेक्स होती हैं, आपने सुना होगा मिस्टेक्स पर्सन परफेक्ट, यानी कि जो गलतियां होती हैं वो व्यक्ति को एकदम परफेक्ट बनाती हैं। तो जो मिस्टेक्स होती हैं वो अच्छी मानी जाती हैं, सीखने के दौरान वो क्या करती हैं, हमें हेल्प करती हैं। जैसे आप बच्चे को कुछ पढ़ा रहे हैं, हो सकता है बच्चा गलतियां कर रहा है, त्रुटि कर रहा है, तो त्रुटि करके ही तो धीरे धीरे सीखेगा। जैसे सबसे पहले जब आप फर्स्ट टाइम लाइफ में बाइक चलाना सीख रहे होते हैं तो एक दो बार आपका छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है ना, वो स्वाभाविक है, नेचुरल है।
तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बाइक चलाना छोड़ देंगे, उसके बाद आप सीखेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि गलतियाँ होती हैं स्टार्टिंग में, चाहे वो बाइक चलाने में हो, चाहे कार चलाने में हो, चाहे पढ़ाई के दौरान हो, किसी भी काम के दौरान हो। तो जब एक दो बार गलतियाँ होती हैं तो बच्चे ये मानकर चलना है कि बच्चा कोशिश तो कर रहा है, ठीक है। जब हम कोशिश करते हैं तभी तो गलती करते हैं। अब जो व्यक्ति कोशिश ही नहीं करेगा तो वो गलतियाँ कहाँ से करेगा, सिंपल सी चीज़ है। तो जो मिस्टेक होती हैं, त्रुटियाँ होती हैं, गलतियाँ होती हैं, ये क्या है, अधिगम के दौरान इम्पॉर्टेंट मानी जाती हैं। और शिक्षिका को क्या करना चाहिए, बच्चे जो त्रुटि कर रहे हैं उन पर चर्चा करनी चाहिए और विश्लेषण द्वारा उन्हें अर्थपूर्ण अधिगम में बदला जाना चाहिए, यानी कि सही ज्ञान बच्चों को दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट है, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण एवं संवेगों और प्रवृत्ति का संबंध किस प्रकार का होता है। पहला है, अधिगम और सूचना प्रसंस्करण संवेगों से काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं। दूसरा है, संवेग एवं अधिगम और सूचना प्रसंस्करण का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। तीसरा है, सकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। और चौथा है, नकारात्मक संवेग अधिगम और सूचना प्रसंस्करण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिगम और जो सूचना प्रसंस्करण है वो संवेगों से काफ़ी हद तक प्रभावित होते हैं, ठीक है। जो आपके संवेग होते हैं, संवेग क्या होते हैं, जो इमोशन होते हैं हमारे अंदर के भाव, जैसे गुस्सा आना, किसी से प्रेम करना, डर लगना, रोना, ये सब हमारे मन के क्या होते हैं, संवेग होते हैं। और हर किसी व्यक्ति के अंदर ये संवेग अलग अलग होते हैं। आपने देखा होगा कुछ बच्चे कैसे होते हैं, उनको आप छोटी सी बात बोल दो वो रोने लग जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनसे आप कुछ भी कह दो वो कभी नहीं रोएंगे। तो ये हर किसी व्यक्ति के अंदर ना अलग अलग संवेग होते हैं। तो ये जो संवेग होते हैं वो हमारी अधिगम में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इसीलिए ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी कुछ संप्रत्ययों के बारे में अपनी जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए किताबें पढ़ रहा है, यह किस तरह के लक्ष्य का उदाहरण है। देखिए उसकी जिज्ञासा है, उस क्यूरियोसिटी है उसके अंदर पढ़ने की, इसलिए वो पढ़ रहा है। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। पहला है, महारत हासिल करने की दिशा में, परिहार उन्मुख प्रदर्शन की दिशा में, या परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य, यानी कि बच्चा मास्टरी हासिल करना चाहता है। जैसे कोई टॉपिक बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है तो उसको इंटरेस्ट आने लगता है उसको पढ़ने में, फिर उसके अंदर और जिज्ञासा बढ़ती है कि अच्छा इस टॉपिक में और क्या होगा और क्या होगा। तो उस टॉपिक को वो पूरा डीपली समझ करके पढ़ लेता है। मतलब वो उस टॉपिक में मास्टरी हासिल करना चाहता है, नेक्स्ट लेवल तक जाना चाहता है, ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड अगर कभी भी कहीं भी कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका गलत ना हो, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं महारत हासिल करना, मास्टरी गेन करना। तो ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इसका ये थ्योरी वाला सेक्शन भी करवा दिया है, आप लोग एक बार देख लीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मैंने आपको अलग से एक प्लेलिस्ट बना करके ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का केंद्र बिंदु क्या है। कठोर पाठ्यक्रम, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन, नहीं। बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, परीक्षा की ओर और उसके प्रति सीखना, सिर्फ परीक्षा के लिए सीखना, ऐसा नहीं कहता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। आकलन के लिए योगात्मक तरीकों को अपनाना, नहीं, ऐसा भी नहीं है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसका केंद्र बिंदु है बहुविषयकता और समग्र शिक्षा, ध्यान रखना है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास के सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होते हैं फ्रेंड्स। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आज की क्लास में आपने कितना स्कोर किया। बाकी सारी क्लासेस की लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहाँ जा करके ज़रूर चेकआउट करें। बाकी आप टेलीग्राम पर ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा फ्रेंड्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें रहेंगी ना वहाँ मैं आपको शेयर कर दूँगी। और एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है, सारे सब्जेक्ट के टैग वर्ड के जो PDF हैं वो भी मैंने आपको टेलीग्राम पर भेज दिए हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आए थे कि ये हमको बहुत हेल्प कर रहे हैं, तो अच्छी बात है फ्रेंड्स, आप लोग प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को। और अगर आप लोगों की कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगी आप सभी को रिस्पॉन्स करने की। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं अब हम कल इसी टाइम पर। डेली इवनिंग 6 बजे हमारी क्लास होती है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।